हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ए गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस का पार्ट 1 पढ़ा था। ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं। तो आइए पिछले वीडियो से जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बाकी का जो हिस्सा है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी किस तरह लिखा जाता है या जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछले चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो पैरा है माई आर्म्स वर फुल, मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि रूम माने कमरा नहीं होता है। रूम मीन्स स्पेस। कभी कभी आप देखते हैं कि क्रिकेट में आप सुनते हैं कि बैट्समैन ने रूम बनाया, मतलब जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए। तो कभी भी शब्दों से के प्रति आप रिजिड मत होइए कि किसी शब्द का क्या अर्थ है। शब्द एक निर्जीव की तरह होता है और जैसे ही आप उसको वाक्य में डालते हैं वो अपना शरीर, अपना आकार प्राप्त कर लेता है। अब किसी के लिए क्या होगा, आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई कमरा नहीं था। तो आप सोचेंगे वहाँ कमरे की बात कहाँ से आ गई। आई हैड नो रूम मतलब मैं इतना सामान ले चुका था, अब मेरे पास और जगह नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड, इसके अलावा कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, कोई और डलिया टोकरी लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, जब उस लड़की को 9 साल की सुंदर सी बच्ची को आंखों में आंसू भरे हुए लेखक ने अपने सामने देखा, जब उसने देखा कि सारे बच्चे सामान बेचकर चिल्लाते हुए चले गए और यह बच्ची चूंकि अपनी टोकरी को बेच नहीं सकी तो उसकी जो बेबसी थी, लाचारी थी, उसने देखा क्योंकि बाकी बच्चे बड़े बड़े थे, चिल्ला रहे थे, उन्होंने अपना सामान बेच लिया कि हमारी टोकरी लो, हमारी टोकरी लो। यह बच्ची छोटी थी, जब यह सामान अपना नहीं बेच पाई तो इसकी आंखों में आंसू थे और वो सारे बच्चे जब सामान बेचकर चले गए तो अब 2 ही लोग बचे थे, लेखक और यह बच्ची। आइए दोनों के बीच का देखते हैं किस तरह से संवाद होता है। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। अब आप क्या करते हैं, जब सामान लेते हैं ना, राइट हैंड को खाली करते हैं, सारा सामान आपने लेफ्ट हैंड पर बैलेंस किया। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैंने अपनी दाई कोट की जो जेब थी उसमें हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और कोई गिने नहीं जितने सिक्के उसमें आ गए। हैंडफुल माने मुट्ठी भर, परहैप्स 15 सेंट्स एंड ऑल, लगभग 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, और मैंने उसकी टोकरी में रख दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। इम्प्लोरिंगली आपको बता दें, बिगिनिंग अर्नेस्ट मतलब प्रार्थना पूर्वक, यहाँ पर था बिगिंग अर्नेस्टली इम्प्लोरिंगली, चूँकि उसने बड़ी ईमानदारी पूर्वक एक प्रकार की रिक्वेस्ट जैसे की थी कि मेरी टोकरी ले लो। इम्प्लोरिंगली, तो चूँकि टोकरी लेने के लिए इनके पास जगह नहीं थी, इनके पास लेने आवश्यकता थी, इसीलिए इन्होंने उसकी मदद के तौर पर वो सिक्के उसकी टोकरी में रख दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिस टोकरी को उसने प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने आगे बढ़ाया था। मतलब कि उसने यह कहा कि हमारी टोकरी खरीद लीजिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, अब चूंकि यहाँ भी भाषा की बाध्यता थी, मैंने अब बताने की या समझाने की कोशिश की दैट इट कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट। चूँकि मैं यह टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन अनुग्रह के रूप में, एक प्रकार से दया के रूप में, यह पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। पर सब्स्टिट्यूट माने होता है उसकी जगह पर, प्रतिस्थापन के तौर पर। चूँकि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं यह मदद के रूप में आपको पैसा दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। मुझे तुरंत यह महसूस हुआ कि मैंने कोई भारी गलती कर दी है, क्योंकि बच्चे के जो तेवर थे, जो उसके एक्शन थे, वो बदल गए थे। द चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बालिका, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन,
और जो भुखमरी की कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। उसने अपनी ठोड़ी नहीं उठाई, पूरे देश भारत ने स्वाभिमान से अपना सिर उस समय ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और रीच्ड इनटू बास्केट मतलब अपना हाथ टोकरी में बढ़ाया। एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और नजाकत, पूरे सील के साथ, पूरी सभ्यता के साथ, ऑफ ए लेडी, एक महिला की सभ्यता के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो पैसा मुझको वापस कर दिया। ये जो लाइन है, मैं कह सकता हूँ कि पूरे पाठ का सेंट्रल आइडिया है। हालांकि पोएट्री में लिखा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे पाठ की जो आत्मा है वो इस वाक्य में बसी हुई है। मनी बैक टू मी, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। आई बॉट द बास्केट, कि मैं यह टोकरी खरीद लूं। सी वाइप्ड हर आइज, आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और उसने अपने आंसू और मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से तेजी के साथ भागी। डैश डाउन, नीचे की ओर भागी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी उस जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी उनमें से किसी झोपड़ी की ओर भागी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात उस झोपड़ी में 30 सेंट पैसे कम से कम पहुंच गए थे। इसमें भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ शब्द आए हैं उनका फिर कर लेता हूँ। एक शब्द आया था इम्प्लोरिंगली, इसका मतलब है बेगिंग अर्नेस्टली, प्रार्थना पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक प्रार्थना करना। एज ए सब्सटीट्यूट, विकल्प के तौर पर। ग्रेच्युटी, मनी गिवन एज स्पेशल फेवर। एक्सटेंडेड, गेव। रियलाइज्ड, महसूस किया, फेल्ट। ऑफेंस, अपराध। रैक्स, फटे हुए कपड़े, चीथड़े लगाए हुए। वाइप्ड हर टीयर्स, ये तो सर समझ में आता है, अपने आंसुओं को पोंछा। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, तेजी से प्लेटफॉर्म के नीचे उतरी। एट लीस्ट माने कम से कम। अब ये जो लास्ट पैरा है, इसमें पूरा चैप्टर का समरी है, पूरा सारांश है एक प्रकार से। जिस कारण से लेखक ने पाठ लिखा है ये बताने की कोशिश की है। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह बात भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, मैंने उन्हें बताया कि केवल यही एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, द पीपल आई सा इन इंडिया, भारत में हमने जिन लोगों को देखा। दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में रहे हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे उच्च पदों पर आसीन हों। है बोथ, उनमें दो चीज़ें मैंने देखी हैं। एक भारतीय होने के नाते हर व्यक्ति को गौरव महसूस होगा। जो बातें कही जा रही हैं, प्राइड, गर्व नहीं, आत्मगौरव। घमंड तो बुरी चीज़ है, आत्मगौरव। एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। वे व्यक्ति जिन्हें मैंने भारत में देखा है, गांव में रहने वाले हों चाहे उच्च पदों पर आसीन हों, वे आत्मगौरव, आत्मश्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार तथा एक अच्छे नागरिक की भावनाओं से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ शब्द आ रहे हैं, इनको मैं डिस्कस कर लूँ। हाई ऑफिस, हाई ऑफिस मतलब उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, हाई ऑफिस। प्राइड, गर्व। डिसेंसी, एक्सीलेंस, श्रेष्ठता। सिटीजनशिप आप जानते हैं नागरिकता होती है। पैशन, पैशन को मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। देखिए, एक विश होती है। विश मीन्स जैसे आई विश टू हैव ए कप ऑफ टी, एक कप चाय की इच्छा है, मिल जाए तो ठीक है। विश के ऊपर आता है डिज़ायर,
इच्छा थोड़ी और तीव्र हो गई। इसके बाद विल, दृढ़ इच्छा, और उसके ऊपर भी पैशन। पैशन पैशन मतलब ऐसी इच्छा जो पागलपन की हद तक बढ़ती है, पैशन मतलब ये यहाँ पर है। तो दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें आज़ादी के प्रति एक विशेष प्रकार का उत्साह था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बालिका। अभी आप कहेंगे जो फटे पुराने कपड़े पहने हैं उसके बारे में सुंदर बालिका क्यों कहा है? यहाँ पर लेखक ने कह दिया है आदमी का जो उच्च आचरण है उससे कोई बढ़कर और कोई गहना, कोई आभूषण, कोई वस्त्र, कोई ड्रेस नहीं है जो मनुष्य जिसमें चमक सके। इसलिए बहुत से महान लोग, द पीपल हु वर ड्रेस्ड इन रैग्स, फटे पुराने चीथड़ों में थे, लेकिन उन्होंने भारत की जो या किसी भी देश के नागरिक, उन्होंने उन देशों का सर ऊपर उठाया है, अपने देश का सर ऊपर उठाया है। गांधी जी जैसे लोग जो ऐसे ही सामान्य वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनके सामने बहुत से जो लोग बड़े वेल ड्रेस्ड होते थे वे भी उनकी महानता के सामने झुक जाया करते थे। इसीलिए कहा दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, या सुंदर बालिका, बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जिसका जन्म किसमें हुआ है? गंदगी में। स्क्वालर, उसके चारों तरफ वातावरण कैसा था? गंदगी से युक्त था। एंड पॉवर्टी, गरीबी युक्त था। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी। इन बोथ, दोनों में। किसमें थी? ग्रामर, व्याकरण में। एंड मैनर्स, और रहन सहन के उच्च तौर तरीकों से भी वाकिफ नहीं थी। हैड गिवन मी, जिसने मुझे आभास करा दिया, जिसने मेरा परिचय करा दिया, विद द ग्लिम्पसेस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उस सुंदर बालिका ने जो गंदगी के वातावरण में, गरीबी के वातावरण में पली बढ़ी थी, जिसके पास व्याकरण का, रहन सहन के तरीकों का जिसे ज्ञान नहीं था, उसने मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखा दी, भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत कर दी मेरे सामने। इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा कक्षा 11 में। जो आपने पाठ पढ़ा था बुकर टी वाशिंगटन का, वो भी एक संघर्ष की गाथा थी। यहाँ पर भी इस बालिका ने एक जीवन के बुरे वक्त में, संघर्ष में, किस प्रकार कोई व्यक्ति अपने आत्मगौरव को, अपने मान सम्मान को, अपने आत्मसम्मान को जीवित रख सकता है, यह दिखाया। और यह बालिका की कोई उम्र नहीं थी, महानता की कोई आयु नहीं होती, उसने यह सिद्ध कर दिया। मैं बता दूं आपको कि प्रोज से यूपी बोर्ड की जो परीक्षा, आपकी बोर्ड परीक्षा होगी इस वर्ष 2021 में, जिसके लिए आप परीक्षार्थी बनेंगे, तो मैं बता दूं कि इसमें आपसे एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो एक पैरा हम लोग इसमें लेते हैं। पैरा तो सभी आपको लिखने को रटना नहीं है, आपको ये जानना है किस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। तो आइए हम लोग एक अच्छा सा जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है, जिसमें सारा सारांश पूरा निचोड़ आ गया है। चलिए जो हमने लास्ट पैरा पढ़ा है भी ताज़ा, बिल्कुल उसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पीपल आई saw in India, those in the village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. ये कई वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इसका मान लीजिए क्वेश्चन एक में 2 पार्ट पूछे जाते हैं, 2 या 3 जो भी पार्ट हों,
तो आप उसका अगर 1 का बी दिया है तो पहले क्वेश्चन नंबर सही से डालिए 1B। 1B के बाद आप एक काम करिए, इसका जो फर्स्ट बिगनिंग और जो एंड है उसको डॉटेड लाइंस के बीच में कवर कर लीजिए। कहने का मतलब है कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया डैश 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 डैश, और उसके बाद आप दिख दिए गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। इससे आपको मालूम पड़ेगा, आपके सामने भी एक आइडिया रहेगा कि हमको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। बोर्ड परीक्षा में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पार्ट किसी और का लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन किसी और का लिखते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कभी आप किसी से मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं भाई रेफरेंस, आप रेफरेंस क्या है आपका, मतलब किसने आपको भेजा है, ऐसे आप कहाँ इसका बताने लगेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो रेफरेंस में बहुत सिंपल सी है, these lines या this passage या this piece of literature, जैसा आप लिख सकें, has been selected या has been taken, has been adopted from the lesson a girl with a basket। इसको आप या तो डिफरेंट इंक से, जैसे ब्लू और ब्लैक अलाउड होता है तो ब्लैक इंक से लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते तो आप सीधे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो मैं बता दूं, हम कह सकते हैं कि दिस पैसेज या द गिवन पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड और टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये जो है वो इसका रेफरेंस है। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये जो पूरा चैप्टर है उसमें कई पैराग्राफ्स हैं, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर है, ये जो पैराग्राफ लिया गया है, ये जो पैसेज है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से घटनाक्रम का है। तो ये चूँकि लास्ट में है कि जब लेखक की उस लड़की से मुलाकात हो गई, और उसके बाद जब लेखक लिख रहा है कि उस बालिका का क्या प्रभाव लेखक पर पड़ा है, तो आप लिख सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, आदर्श नहीं है लिटरेचर में। यहाँ पर जो गुडनेस है दैट इज़ अनलिमिटेड, आप उससे भी अच्छा और उससे भी अच्छा लिख सकते हैं। देयर इज़ लिमिटेड, नॉट लिमिटेड गुडनेस। तो द रिफ्यूजी गर्ल डिड नॉट लाइक टू हैव एनीथिंग एज एन एक्ट ऑफ फेवर। जो रिफ्यूजी गर्ल है वो कोई चीज़ भीख में नहीं लेना चाहती थी। सी हेटेड begging. Her behavior reflects that she was not willing to take anything as a gratitude. She was a model of self-respect, self-reliance. She returned the money given to her as the gratitude by the author. जो पैसा लेखक ने उसको सहायता के तौर पर दिया था वो उसने लेने से मना कर दिया। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। एक्सप्लेनेशन का नियम है कि 3 टाइम्स, वैसे भी हमने कहा ना कोई पैरामीटर नहीं है। एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो चीज़ें लेखक ने लिख दी हैं हम उनका विस्तार से वर्णन करें, यानी कि जो चीज़ें बिटवीन द वर्ड्स और बिटवीन द लाइंस थीं उनको ओपन करें, जो चीज़ें बंद रह गई उनको खोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो द पीपल आई सा इन इंडिया दोज इन द विलेज। द ऑथर एप्रिसिएटेड, यहाँ पर शुरुआत यहीं से है कि लेखक ने सबसे पहले उस लड़की के व्यवहार पर से प्रभावित हुआ। द ऑथर एप्रिसिएटेड the behavior and conduct shown by the little girl who was just 9 years old. She was a representative of India. She put a model before the writer
ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। वह लड़की काम करके पैसा लेने में विश्वास रखती थी, वह मेहनती थी। उसने कहा ना, सी वॉज डिलीजेंट, सी बिलीव्ड इन वर्किंग फॉर लिविंग, सी हैज नो बिल टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज द ग्रेटिट्यूड। लाइक अदर इंडियंस, सी हैड प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। देखिए, एक्सप्लेनेशन का अर्थ यह नहीं है कि आप हर शब्द को रिप्लेस करें या उसका मीनिंग लिख लें। यहाँ पर भाव का अर्थ है। यदि वो शब्द जो लिखा गया है अगर भाव को अच्छे से व्यक्त कर रहा है तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। Therefore, she stood before us as the symbol or model of India's high traditions and great ancient culture। हमारा देश मेहमान से कुछ लेता नहीं है। विलियम सी डगलस महोदय देश के मेहमान थे। यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी है। मेहमान की तो हम मेहमान को भगवान मानते हैं। अगर विलियम सी डगलस से वो पैसा ले लेती तो इसका एक और दृष्टिकोण है जो बुरा होता। मान लीजिए अगर हमको मदद ही लेनी थी तो हम भारत में किसी ले लेते ताकि हम उसकी मदद के बदले में उसको मदद कर सकते थे। लेकिन विलियम सी डगलस महोदय भारत की यात्रा पर थे। उसने एक हाथ से भारत की आत्मगौरव आत्मसम्मान को बचाया तो दूसरी तरफ जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी, अतिथि देवो भव, उसको भी संभाला है। इसीलिए मैंने कहा ना कि उसने एंशिएंट कल्चर, जो हमारी महान परंपरा थी भारतीय संस्कृति की, उसको भी बचाया है। सी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years। सी वॉज पुअर, सी वॉज अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर and manners। She did not know the rules of grammar। She was not aware of the base of tradition, how to deal with the people। She lived in a dirty environment, in which environment she was living that was not so good, that was not up to the mark। She had no contact with the cultural society। She did not know how to deal with the other people। Even then her soul was noble, and here soul is important। That was a reflection of soul, what was residing within her। She did not like to have anything in charity। She wanted to earn her bread by selling baskets to help their parents, to their relatives। So the author was much impressed by the behavior of the little girl who was standing at the edge of starvation but did not accept anything in charity, or we can say that the money without work। This reflected not only her behavior was a mirror for every Indian, and not only then but also today। तो इस तरह से हम इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ सवाल प्रश्न जो चैप्टर पर आधारित होते हैं, और मैं उसकी भी चर्चा कर लूं ताकि ये चैप्टर हमारा अभी पूरा यद्यपि नहीं होगा, क्योंकि कुछ वोकेबलरी में भी चीज़ें हैं जिनको अभी हमें पूरा करना है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन।
लेखक ने राष्ट्र की नब्ज को महसूस करने के लिए क्या किया? आपको याद होगा कि जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस समय क्या करता था लेखक? जब गाड़ी रुकती थी तो हर बार अपना जो डिब्बा था, कंपार्टमेंट, उसका दरवाज़ा खोलकर स्टेशन पर टहलता था और कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब कहीं जाकर उसको एक अंग्रेजी बोलने वाला आदमी मिल पाता था, और जिसमें वह उनसे बात करके यह जानने की कोशिश करता था कि जो बातें सरकारी रिपोर्ट में या सरकारी व्यवहार में उसको बताई गई हैं या बताई जाती हैं, या जो चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट को बताई गई हो, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो उनको जांचना चाहता था क्या वो चीज़ें लोगों के एनालिसिस में और उसमें उनकी एनालिसिस में कोई अंतर तो नहीं है। तो whenever the train stopped, the writer would walk at the platform and talk to the people about the current topics to know about the feelings of the people of India. Thus he tried to get a feel of the pulse of the nation. वह स्टेशन पर उतरकर लोगों से बातचीत करके देश की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Why did the children descend like locusts on the writer? बे बच्चे लेखक पर टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े? मैंने बताया, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि बे बच्चे उस मार्केट में सामान बेचते थे जिसमें लोग पहले से ही गरीब थे, उनमें वो चीज़ों खरीदने की क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, इकोनॉमिक पावर नहीं थी। इसीलिए जब उनको एक अमेरिकन दिखा तो उनको एक आशा जगी कि हम अपना सामान इसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, द चिल्ड्रन वर पुअर, दे वर कंपेल्ड टू अर्न देयर लिविंग बाई सेलिंग फैंस एंड बास्केट्स। द राइटर वॉज a rich American person in their perception, so they descended like locusts on him for selling their fans and baskets. हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है। इस चैप्टर में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं उनका भी आप स्टडी कीजिए, जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने अभी दो क्वेश्चन देखे हैं, बाकी क्वेश्चंस का लिखने का प्रयास कीजिए, और जो एक्सप्लेनेशन है विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उसको भी लिखने का स्वयं प्रयास कीजिए, जिससे आप में भी एक इंडिपेंडेंस फीलिंग डेवलप होगी कि आप ये स्वयं लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इस पहले पार्ट को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू।